डिस्कशन को रोके थोड़ा ट्रेडिंग पे एम्फेसाइज करते हैं. लेट्स एम्फेसाइज ऑन सम ब्रेकआउट्स. एक स्टॉक आई थिंक देखिए मैं इसका शुक्रवार को जिक्र कर रहा था, मैं वेट कर रहा था देखिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, प्लीज ट्रेडर्स ओनली, कि जो एक क्रिटिकल ब्रेकआउट दे रहा है 200 डेमा ब्रीच हो रहा है उसका. देखिए ये एग्जैक्टली अगर ये ब्रीच होता है तो देखिए आप जरा बजाज को आपको 406 के स्तर पे आज के इस 3 रुपए की ओपनिंग के साथ इसने 200 डेमा को पार किया. दैट मीन्स एक बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे शायद कोई टेक्निकल एनालिस्ट मेरे साथ होता तो डेफिनेटली उनसे बात करता. आई थिंक पॉसिबल ट्रेजेक्ट्री क्या है, आई मीन 410 देखिए 420, 424, 425 ये पॉसिबल ट्रेजेक्ट्री हो सकती है क्योंकि ये 200 डेमा के ऊपर निकला है. एक सप्लाई जोन अगर आप देखें इसके ऊपर से निकल गया है तो इस स्टॉक पे फोकस करिएगा. खैर ट्रेडिंग से एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं. एंड व्हाट्स योर अप्रोच टुवर्ड्स ऑटो स्पेस राइट. आई मीन इफ यू सी all the stocks and most of the stocks are trading at its all-time high. Maruti is trying to capitalize towards its all-time high. Ashok Leyland is doing well. Tata Motors with its underlying is doing well. What exactly you're buying in auto space right now, and especially your take on, I mean, Bajaj Auto, TVS and Hero MotoCorp in two-wheeler space? So we've been buying for some time now. We've added in the portfolios the two-wheeler stocks. Where we feel there's been more value and we can see more traction in terms of catalysts both for earnings and share prices. So that's been a long-standing investment of ours. The most recent sector we've added, and that was about a month and a half ago, was the pharma sector, where we felt that after all the FDA filings that the worst was kind of over. In terms of that, and valuations were looking attractive. So whilst we've seen a bit of a run up in pharma, we think this is just the start of it. So pharma is a new sector which we've been adding quite aggressively over the last month and a half. फार्मा सेक्टर का जिक्र एंड्रू ने भी किया और अभी भी राहुल ने जो सेक्टर प्रेफरेंसेस बताई थी उसमें बैंक, ऑटो, फार्मा को शामिल किया था. बट आई एम सरप्राइज राहुल, आपने सीमेंट को इंक्लूड नहीं किया है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में. और अगर आप देखेंगे भी 2016 की शुरुआत से तो सीमेंट स्टॉक्स परफॉर्मर रहे हैं. अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी जैसे स्टॉक्स ने 30% से ज्यादा रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और इस हफ्ते नंबर्स भी आने हैं और नतीजों में सुधार की उम्मीद भी है. तो यहाँ क्या कोई कंफर्ट आपको नहीं दिख रहा है निवेश के लिहाज से? मैंने इसलिए इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि हम एक्चुअली सीमेंट में लास्ट नवंबर ओवरवेट हो गए थे और वहाँ से लेके प्राइसेस जहाँ तक जा चुके हैं ये प्राइस पे फ्रेश बाय कॉल देना मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रिकी हो सकता है. द कॉल हैज़ वर्कड आउट रियली वेल फॉर आवर क्लाइंट्स. थोड़ा हम अर्ली आ गए थे इसमें, लेकिन जिस तरह से अपसाइड मिला है क्लाइंट्स को, अगर आप मिड और स्मॉल कैप्स में देखें तो मुझे लगता है कि कुछ स्टॉक्स में अभी भी वैल्यू हो सकती है. जेके सीमेंट फॉर वन, आई थिंक वहाँ पे अभी भी आपको 30-40% के अपसाइड मिल सकता है. इफ यू गो डाउन द मार्केट कैप चेन, समथिंग लाइक अ मंगलम सीमेंट कुड स्टिल गिव यू 30-40%. So I think some of the large caps में by and large the rally according to us is done because the price movement has been very good. But selectively अगर आप कुछ नाम देखें, जैसे मैंने 2 स्टॉक्स का जिक्र किया था, अभी भी थोड़ी बहुत वैल्यू मिल सकती है. But the price appreciation has been very phenomenal और some of these companies are now trading at over $130-140 per ton. So यहाँ से fresh buy call देना मुझे थोड़ा tricky लगता है. That means राहुल, on the contrary आप ये कहना चाहेंगे, I mean, बिल्कुल बात सही है आपकी. मेरे को अच्छी तरीके से याद है Q3 के जब नतीजे अल्ट्राटेक सीमेंट के 2580 का प्राइस था. बाजार जितने में समझने की कोशिश करता, नतीजे 2580 से लेकर आज स्टॉक 3600 की ट्रैजेक्टरी में आ गया है. तो एज ए इन्वेस्टर क्या यहाँ से अब प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? देखिए ये हमेशा रिलेटिव ट्रेड होता है क्योंकि आर यू लुकिंग टू प्ले द लॉन्गर टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी इन इंडिया, देन यू वुड बाय सीमेंट. क्योंकि मुझे प्योर प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पे कभी कंफर्ट नहीं मिलता है, जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैश फ्लोज एंड गवर्नेंस. और मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि इफ़ यू वांट टू प्ले द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी, इट्स ऑलवेज बेटर टू प्ले थ्रू रेटिंग एजेंसीज एंड सीमेंट, क्योंकि वो दोनों का भी काफ़ी अहम हिस्सा रहता है कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले, अगर आपका 2-3 साल का व्यू है तो यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग ऑन. बट आज की डेट में टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसके पास इतना होल्डिंग पीरियड होता है? इवन फंड मैनेजर्स ट्रेडिशनली डोंट हैव 2-3 ईयर टाइप्स ऑफ होराइजन. तो अगर आपका पैसा बन गया है, आई वुड स्टार्ट लुकिंग एट सिलेक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑल्सो, समथिंग लाइक एन एक्सिस बैंक, जहां उनके वैल्यूएशंस आईसीआईसीआई से भी ज्यादा लो हैं. तो आई डोंट थिंक, आई मीन बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि 2-3 साल का व्यू लेके चले, लेकिन ट्रेडिशनली लोगों का होता नहीं, इवन एट द फंड मैनेजमेंट लेवल. तो आई वुड बी टेम्प्टेड टू से बुक योर प्रॉफिट्स, लुक एट places where stocks have not run up
in some public sector banks, some private sector banks, and even in some select auto ancillary names also. So it would not be a bad decision to अगर आप थोड़ा profit book करना चाहें सीमेंट में. तो अगर आप देखें सीमेंट में प्रॉफिट बुक करना, अगर आप देखें एक गलत विकल्प बिल्कुल नहीं होगा. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मीन यू हैव रिसेंटली रिड्यूस्ड ऑन योर टारगेट्स ऑन सेंसेक्स. इन व्हाट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, आई मीन यू हैव रिड्यूस्ड दिस टारगेट्स एंड व्हाट एग्जैक्टली योर टारगेट्स नाउ as far as the year end is concerned? Sorry, for the index? Yeah, on Sensex. So, you know, we've said at the beginning of the year, so it's I kind of think of calendar year rather than fiscal year, Okay. that the markets would move in line with earnings. So at the moment we're still at between 5 to 10% earnings growth. If the monsoon is as good as it has been so far, then we'd probably increase that to 10 to 15%. So that's the kind of growth we'd expect in the market for the calendar year for this year. जी राहुल, एनबीएफसी शेयर्स पर भी एक राय मैं आपके लेना चाहूंगी, क्योंकि ये भी एक ऐसी पॉकेट रही है जो कि बीते हफ्ते ही नहीं चली, इनफैक्ट इस साल की शुरुआत से ही लगातार चल रही है. अर्निंग्स आप देखिए FY16 का Q4 हो या फिर Q1 अब तक की जो परफॉर्मेंस आई है वो बेहद स्ट्रांग रही है. आप देखिए भारत फाइनेंशियल को, इक्विटास होल्डिंग को, उज्जीवन फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स है जो कि कंसिस्टेंटली मूव कर रहे हैं, स्पेशली जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में डील करती हैं. लेकिन क्या यहाँ अभी और स्ट्रीम बची है इतने ह्यूज रनअप के बाद, या फिर कोई बबल बिल्डिंग प्रोसेस अब यहाँ से शायद इन स्टॉक्स में शुरू हो सकता है? एग्जैक्टली अप्रोच क्या है? निवेशकों को मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए या फिर अभी भी होल्ड करने चाहिए शेयर्स? आई पर्सनली थिंक इसमें प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए फॉर द वेरी सिंपल रीजन. हमने SKS को इनिशिएट किया था 400 रुपए पे. At this price, I don't have the heart to tell somebody to buy it. The stock has more than doubled. I have no doubt in my mind कि ये स्टॉक 1000 के ऊपर जाएगा, लेकिन अगर एक क्वार्टर में अगर आपका रिजल्ट थोड़ा इधर का उधर हो गया तो आपको इस स्टॉक में एग्जिट नहीं मिलेगा. हम कैपिटल फर्स्ट को भी ट्रैक करते हैं, जहां से हमने इनिशिएट किया था करीबन 75% बढ़ चुका है. तो यहाँ से फ्रेश बाय कॉल देना और भी डिफिकल्ट हो जाता है. तो जो वैल्यूएशन री रेटिंग स्टोरी जो होती है, आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट इट हैज प्लेड आउट बिकॉज द स्टॉक प्राइस मूवमेंट हैज टू सम एक्सटेंट कैप्चर्ड द ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 1.5-2 years. जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, और अगर आप इसका प्राइस मूवमेंट देखें तो इट हैज मूव्ड अप 4x इन द लास्ट 1 year, विच इज मनप्पुरम फाइनेंस, जहाँ पे हमारी बाय रेटिंग है. हमारा 80 का प्राइस टारगेट है उस पर. बट आई थिंक इवन आफ्टर गोइंग अप 4 or 5x इन द लास्ट 1 year, the valuations are at a very substantial discount to the other NBFCs in the sector. तो ये मुझे लगता है आपको यहाँ से भी 30-40% का अपसाइड दे सकता है. Both Manappuram and Muthoot could be looked at, but some of the other NBFCs, even the Bajaj twins, इतनी ज़बरदस्त रैली हो चुकी है कि यहाँ से अगर मैं एडवाइस करूँ आपके व्यूअर्स को कि बाय दे दें, तो आई थिंक द रिस्क रिवॉर्ड इज एक्चुअली इन फेवर ऑफ दी स्टॉक्स गोइंग डाउन रादर देन गोइंग अप फ्रॉम हियर. तो हो सकता है कि आपको 10-15% का अपसाइड मिल जाए, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को इतना savvy नहीं होते कि उनको एग्जैक्टली टाइम कहाँ एग्जिट करना होता है, उनको पता नहीं होता. तो आई वुड से अ फ्रेश बाय कॉल इन NBFCs अपार्ट फ्रॉम मे बी अ Manappuram and Muthoot is not advisable right now. Andrew, possibly the last question. I mean, anything which is looking lucrative in the mid-cap space, and if you're comfortable, if you like to name some stocks in the mid-cap and small-cap space. It's our fund is really aimed towards the kind of large caps, so mid caps and small caps don't really kind of form part of that. But so no, I can't really give you any great names there. Sorry. Anyway, thanks very much, Andrew. Thanks very much for joining us. बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. राहुल, आई थिंक मैं भी आपसे एक और आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगा. मिड कैप में एक ऐसी थीम उभरती है हर दौर में, चाहे वो Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, Q4 हो, जो आपको सरप्राइज कर देगी. फिर आप सोचते हैं कि यार ये तो मैं सोच नहीं पाया, इस पे मैं थोड़ा सा रॉन्ग प्रूव हो गया, इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो पैसा बन गया होता. यार ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से अच्छा लग रहा है, चल रिस्क लेते हैं. ऐसा कुछ जहन में आ रहा है आपके राहुल इस वक्त? ये प्राइस पे बहुत ही डिफिकल्ट है टू जस्टिफाई एनीथिंग एट 8600. पर लेट्स जस्ट गो रिवाइंड बैक अ स्टेप. अगर आप वाकई ही 2 साल का व्यू लेके चलें तो आई थिंक एक स्पेस जो इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि मैं मैनेजमेंट से भी रिसेंटली मिला हूँ, वो है मल्टीप्लेक्सेस, PVR एंड आइनॉक्स. आई थिंक दिस कुड बी अ मल्टी ईयर कंपाउंडिंग स्टोरी. अल्कोहल के बाद अगर
टैक्सेशन थोड़ा वियर्ड है अगर आप कह सकते हैं किसी सेक्टर में, तो मल्टीप्लेक्सेस हैं, तो आई थिंक जीएसटी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हालांकि सब जानते हैं कि जीएसटी इमीडिएटली ओवरनाइट इंप्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन आई थिंक स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए जिस तरह से लोग स्पेंड कर रहे हैं, आप कबाली के रेवेन्यूज देख लीजिए, इट रिक्वायर्स 4 गुड मूवीज एंड द वे प्रोडक्शन हाउसेस हैव स्ट्रीमलाइंड देयर रिलीजेस एंड यू नो द कॉस्ट स्ट्रक्चर्स। आई थिंक पीवीआर एंड आइनॉक्स कुड बी सॉर्ट ऑफ मल्टी ईयर कंपाउंडिंग स्टोरीज, जहां मुझे मालूम है काफ़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन आपका सवाल था कि अगर एक आध साल बाद हम पूछ के देखें कि अगर ये सेक्टर में पैसा क्यों नहीं लगाया, तो आई थिंक दीज आर स्टिल रीजनेबल वैल्यूएशंस डिस्पाइट द रन। They'll probably head up to 20% ROE, ROCs, तो इसमें आई थिंक थोड़ा बहुत पैसा बन सकता है। इट्स अ स्लाइटली डिफरेंशिएटेड थीम, ज़्यादा लोग स्ट्रीट पे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ट्रैक भी नहीं करते, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा पैसा बन सकता राहुल, कबाली देखिए आपने वीकेंड पे? है। जी नहीं, अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड आउट ऑन दैट। जी चलिए, शुक्रिया राहुल, आपका समय दिया आपने जी बिजनेस को और बातचीत की। और डेफिनेटली मल्टीप्लेक्स शेयर्स पर ज़्यादातर ब्रोकर हाउसेस भी बुलिश है। राहुल ने तो चॉइसेस बताई ही, लेकिन ये पूरा ही स्पेस बजिंग है, अर्निंग्स के लिहाज से भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। आशीष नंदानी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे कमेंट ले लेते हैं कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पर। आशीष, गुड मॉर्निंग। इंडेक्स तो बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी से जो जोरदार मूव लेकर काम कर रहे हैं, जिनमें जयंत एग्रो है, मेटलिस फोर्जिंग है, अल्फा जियो, ओसीएल इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे शेयर्स है। लेकिन आज इंट्राडे के लिहाज से, लॉन्ग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से 2 शेयर्स जो कि आपको समझ में आ रहे हैं। नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी थोड़ा मुझे बहुत अच्छा चार्ट पे लग रहा है। एक ब्रेकआउट भी इसमें मुझे लगा है 80 रुपये के ऊपर। मुझे लगता है कि 88-90 तक ये पर्टिकुलर रैली जानी चाहिए। दूसरा एक स्टॉक जो मेरे रेडार पे आ रहा है वो है C8। हमने काफ़ी समय से टायर स्टॉक्स में थोड़ी मूवमेंट देखी भी थी, और मुझे लग रहा है वो फिर से एक थोड़ा सा ब्रीफ करेक्शन लेने के बाद शायद फिर से वो एक तेज़ी फिर से रीस्टार्ट होगी। तो C8 मुझे लग रहा है कि 910-912 का अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो शायद हम 935-950 तक के लेवल भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख सकते हैं इन दी शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो C8 और एनसीसी, ये 2 चॉइसेस बताई हैं आशीष ने इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। दोनों इश्यूज इंट्राडे हाई पर ट्रेड करें। आशीष, बने रहिए आप हमारे साथ।